दोस्तों नमस्कार। अगर आपके पास मूर्ख सलाहकार हो तो आपकी स्थिति क्या होती है? अगर आपको यह जानना है तो आप ट्रंप साहब की जो आज हालत है उसको समझने का प्रयास करिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे क्योंकि ईरान ने जो 14 पॉइंट का नया अपना प्रपोजल दिया है नेगोशिएशन के लिए, उसने ट्रंप साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। ट्रंप साहब तो गए थे मिलिट्री अटैक करने, ईरान का रिजीम चेंज करने, लेकिन ईरान ने गेम बदलने का पूरा प्रयास किया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें यह कहा था कि ईरान ने गेम को पलट दिया। उस समय यह 14 पॉइंट का पीस प्लान ईरान की तरफ से नहीं आया था, लेकिन आज जो 14 पॉइंट का पीस प्लान आया है ये उसी बात को एंडोर्स करता है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ईरान इस लड़ाई को, जहां पे उसकी कमजोरी है, मिलिट्री वॉरफेयर से बदलकर इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर आप इस लड़ाई को इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ ले जाते हो तो फिर पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाती है और ट्रंप के ऊपर प्रेशर सिर्फ ईरान का नहीं, पूरी दुनिया का बढ़ने लगता है। आज स्थिति ट्रंप साहब की ऐसी ही कुछ है। तो आज दोस्तों हम इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए ये पूरे के पूरे 14 पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, और फिर हम उसका जानने का प्रयास करेंगे कि भारत पे इसका असर क्या पड़ेगा, हमें किस बात की तैयारी करनी है और इन 14 पॉइंट्स का एक्चुअली मतलब क्या है, इसका सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर साथी लोग इंग्लिश वर्जन इसका देखना चाहते हैं तो आपके ही YouTube के कंट्रोल बटन में लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन है। यू कैन चूज द लैंग्वेज विच यू वांट टू यूटिलाइज। तो इस बात को आज हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि ईरान का जो नया प्रपोजल है 14 पॉइंट का, वो क्या है। एक्चुअल ड्राफ्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं अलग अलग लेवल से, अलग अलग जगह से, कुछ आ रही हैं पाकिस्तान से, कुछ ईरान से, कुछ अमेरिका से, कुछ अल जजीरा से, उन सबको कंपाइल करके मैंने आपके लिए 14 पॉइंट बनाए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑफिशियल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जरा देख लेते हैं। पहला, ईरान का यह कहना है इमीडिएट एंड ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। सब मुद्दे पे जो आपके झगड़े चल रहे हैं, पहले आप ईरान, लेबनान, जहां पे भी आप अटैक कर रहे हो उन सबको आप बंद करिए। इसका मतलब सीज फायर नहीं, परमानेंट एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। क्योंकि सीज फायर पे हमें भरोसा नहीं है। आप सीज फायर करते हो, फिर हथियार इकट्ठा करते हो और फिर चालू हो जाते हो, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब लेबनान है, गाजा है, ईरान है, हुतीज हैं, आप कहीं पे भी आक्रमण नहीं करेंगे। आपको ये कमिटमेंट देना होगा। दूसरा, हम आपका जो प्रपोजल है 2 महीने का जो सीज फायर का खेल है वो हमको नहीं चाहिए। हमें पूरा का पूरा फुल टाइम सेटलमेंट, 30 दिन में लग के बैठो और 1 महीने के अंदर इस काम को खत्म करिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि रशिया ने भी सीज फायर नहीं माना। प्रॉब्लम यह हो गई है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। भारत को भी याद रखना पड़ेगा कि आप इन वेस्टर्न पावर्स को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कंडीशन, गारंटी ऑफ नो फ्यूचर अटैक, आज के बाद आप हमारे पे आक्रमण नहीं करेंगे। बाइंडिंग एश्योरेंस फ्रॉम यूएस एंड इजराइल अगेंस्ट फ्यूचर स्ट्राइक एंड विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्सेज फ्रॉम ऑल एरियाज नियर ईरान। मतलब मिडल ईस्ट से आप अपने सारे सैनिक अड्डे हटाइए। ईरान की एक डिमांड ये भी है। इसके अलावा एंड ऑफ यूएस प्रेशर एंड ब्लॉकेड, जो भी आपने अभी हमारे पे ब्लॉकेड लगाए हुए हैं आप इसको हटाइए। आप अगर मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, मैंने इन सब बातों पे आपसे डिटेल में चर्चा की है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है दोस्तों जो मैंने कवर नहीं किया था कि ईरान की तरफ से क्या क्या पोजीशंस आएंगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया
जो पूरा मेरा एक प्ले बुक है मेरे चैनल के ऊपर, ईरान वॉर के ऊपर, आप उसमें चले जाइए प्ले लिस्ट में, आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर ईरान ने साफ कहा है, फुल लिफ्टिंग ऑफ यूएस सैंक्शंस, कोर डिमांड रिस्टोर ईरान्स इकोनॉमी। आपने हमारी जनता को परेशान कर रखा है, पहले आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं वो हटाइए। रिलीज फ्रोजन ईरानियन एसेट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो आपने करीब 20-25 बिलियन डॉलर जो दुनिया में आपने हमारे दबा रखे हैं, कुछ यूरोप में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, इन सबको आप रिलीज करिए, तब हम आगे की बात करेंगे। और जितना नुकसान अभी तक आपने किया है, सम वर्जन्स पेमेंट फॉर द वॉर डैमेजेस, ईरान का एस्टिमेट ये है, और ये हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ईरान ने कहा है कि आपके जो अभी तक 13,000 आक्रमण हुए हैं, आपने हमारे ऊपर करीब 300 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक का आपने हमारा नुकसान कर दिया। इनडायरेक्टली ईरान ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका 300 बिलियन डॉलर तो कम से कम कंपनसेशन दे। ये अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इतना खर्चा तो लड़ाई में उन्होंने किया ही नहीं, और 300 बिलियन डॉलर तो उनका जो पूरा टैरिफ कलेक्शन था वो 160 बिलियन डॉलर था, वो कैसे दे देंगे। तो इस समय अमेरिका की मजबूरी ये है कि आप या तो सैंक्शंस हटाइए, हमारे फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करिए, और साथ में 300 बिलियन डॉलर और दीजिए। अब अमेरिका की मजबूरी है, वो कैसे जस्टिफाई करें। अगर ये कहते हैं कि हाँ हमने वॉर डैमेजेस किए हैं, तो फिर जो आपने जाके कैबिनेट में बोला है, कांग्रेस को कहा है कि हमने लड़ाई बंद कर दी है, तो अगर और डैमेजेस होता है तो ट्रंप साहब वहां भी फंस सकते हैं कि आपने कांग्रेस को झूठा बयान दिया। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो आज से पहले मुद्दा नहीं था, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप तो गए थे रिजीम चेंज कराने, लेकिन आज आप हुर्मुज खोलने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान ने कहा कि हम आपको हुर्मुज की रास्ता दे देंगे, हम हुर्मुज खोल देंगे, लेकिन न्यू मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेट लाइकली इंक्लूड्स ईरान्स ओवरसाइट एंड कंडीशंस ऑन पैसेज। अब हुर्मुज की रखवाली, जैसे स्वेज कैनाल इजिप्ट का है, इस तरह से हम इस समय हुर्मुज की जिम्मेवारी ईरान की होगी, और हम टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करेंगे। क्या अमेरिका इस बात को मानेगा? इस बात को समझना होगा, क्योंकि इससे फायदा ये होगा ईरान को कि अमेरिका का कोई भी जंगी जहाज अगर वहां जाता है हुर्मुज के थ्रू, तो ईरान ये कह सकता है कि आप हथियारों की तैयारी कर रहे हो, लड़ाई की तैयारी कर रहे हो, हम आपको परमिट नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। एंड द यूएस ब्लॉकेड इन एक्सचेंज ऑफ रीओपनिंग, आप हमारा ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम हुर्मुज खोल देंगे। अब हुआ क्या, पहले तो ईरान का वैसे ही सेल नहीं था, सैंक्शंस लगे हुए। अब हुर्मुज होने से ईरान को क्या मिल रहा है, सारे सैंक्शंस भी हटेंगे, हुर्मुज भी खोलना पड़ेगा और ब्लॉकेड भी हटाना पड़ेगा। अमेरिका इस समय बार्गेनिंग में बहुत दब चुका है, पिछड़ चुका है। अब सवाल आता है कि कुल मिला के न्यूक्लियर इशू का क्या होगा। तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि पहले आप शांति स्थापित करिए, लड़ाई बंद करिए, फिर हम बैठ के बात करें। अपफ्रंट हम कुछ नहीं कहते आपको। अब ट्रंप की मजबूरी यह है कि अगर वो इस शर्त को मानते हैं तो ये लगेगा कि आप झुक गए हैं, दब गए हैं, क्योंकि आप तो गए थे न्यूक्लियर काम निपटाने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए। चलिए रिजीम चेंज तो होगी नहीं, तो न्यूक्लियर करें। अब न्यूक्लियर मुद्दा भी सामने नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं पहले सब बंद करो, सैंक्शंस हटाओ, फिर आगे की बात करते हैं। अब मजबूरी यह है कि क्या करें, इसको हम और डिटेल में एनालाइज करेंगे। नो इमीडिएट रोल बैक ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिग्नल्स रेजिस्टेंस टू यूएस डिमांड फॉर सस्पेंशन। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेंगे, हम थ्रू मीडिएटर बात करेंगे। अब मीडिएटर में उन्होंने कहा आपने ओमान को पहले लगाया, आपने उसको भरोसा नहीं किया। हो सकता है कि पाकिस्तान आपका प्यादा हो, आपका क्रिप्टो करेंसी का लेन देन वहां चलता हो, आप उनको ज्यादा धंधे में विश्वास करते हो, आप पाकिस्तान को ले आइए। लेकिन अगर अमेरिका अपने स्टैंड में लचक लाता है, सॉफ्ट करता है अपनी पोजीशन को, तभी बात होगी, हम इसके अलावा बात नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों, ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर दिख रही है। फ्रंट लोडिंग द गेन, पहले अपने फायदे की बातें कर लो,
जो कंसेशन देने हैं न्यूक्लियर पे वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाइए फिर हम बात करते हैं। और जो हुर्मुज है अब वो लिवरेज पॉइंट बन गया है। पहले न्यूक्लियर वॉर जो था या न्यूक्लियर बॉम्ब का इशू था वो पॉइंट ऑफ फोकस था, अब वहां से फोकस हटके हुर्मुज पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यू स्टॉप प्रेशर फर्स्ट देन वी विल नेगोशिएट। पहले आप दादागिरी हटाइए, जो आपने हमारे सिर पे बंदूक लगा रखी है पहले आप वो हटाइए, फिर हम बात करें। ये एक प्रॉब्लम ट्रंप साहब की हो गई है कि क्या करें। अब अमेरिका की मजबूरी क्या है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, नो इमीडिएट रोल बैक। अब वो कह रहे हैं कि साहब आप न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे हैं तो हम सैंक्शंस कैसे हटाएं। डिमांड सीन एज ए मैक्सिमलिस्ट, सैंक्शंस, गारंटीज एंड विड्रॉल, तीनों चीजें मांगी है ईरान ने। अब इसमें से क्या कम करेंगे और क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये ट्रंप के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो इस समय ईरान के पास एक बहुत बड़ा लिवरेज आ गया है वो है हुर्मुज को लेकर। तो कुल मिला के हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको अब थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं दोस्तों। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो लड़ाई थी ये ईरान का सरेंडर डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने क्या कोशिश करी है, जो मिलिट्री वॉरफेयर था उसको उन्होंने इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर बना दिया। ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। पहले जैसे कहते हैं ना कि अब बोतल में से जिन बाहर आ गया, अब क्या करें, बैग इज आउट ऑफ कैट, अब कौन पकड़ के अंदर डालेगा। समस्या ट्रंप की ये हो गई, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब एक एक चीज और कर सकते हैं। मिसाइल्स टू मार्केट शुरू हुई थी, स्ट्राइक्स को लेकर, नेवल क्लैशेस को लेकर, ऑयल फ्लो को लेकर। अब सवाल क्या है, लड़ाई से शुरू हुआ और तेल के धंधे पे बात आ गई, तो आप मिसाइल से मार्केट की तरफ मूव कर गए हैं। सैंक्शंस रिलीफ क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि इससे ईरान का इकोनॉमिक सर्वाइवल हो जाएगा। पहले उनका डिमांड क्या था कि आप पहले अपने सैंक्शंस हटाइए, क्योंकि जो आपने इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कर रखा है वो हमें मंजूर नहीं है, हम इकोनॉमिक रिकवरी भी चाहते हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जिसको हमें और ध्यान से आने वाले दिनों में एनालाइज करना होगा कि ईरान और रशिया का जो तालमेल है। अब रशिया एक्सपोर्ट करने से इतना पैसा कमा रहा है कि वो चाहे तो ईरान की लड़ाई को पूरा फंड कर सकता है। ये एक एंगल है जिसको हमें देखना होगा। जो फ्रोजन एसेट्स हैं, ईरान ने क्या कहा है, आपने जो हमारे एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं आप उनको रिलीज करिए ताकि हम अपना व्यापार कर सकें। हुर्मुज जो है वो अब दुनिया का इकोनॉमिक चोक पॉइंट बन गया है, एक वेपन बन गया है, और अब हर जगह ये एक बार्गेनिंग चिप हो गई ईरान के पास, कंट्रोल ओवर ग्लोबल प्राइसिंग एंड शिपिंग इंश्योरेंस रिस्क। आज अमेरिका के अंदर भी जो पेट्रोल पंप पे जो गैस मिल रही है या जो पेट्रोल मिल रहा है उसके दाम $6 के करीब पहुंच गए, और ये बहुत बड़ा झटका है ट्रंप के लिए, क्योंकि $6 का मतलब है, कल ही मैं देख रहा था कि जो पहले $21 में टैंक भरता था कार का, आज वही काम करने में करीब $55 से $60 लग रहे हैं। और ये बात अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत चुभती है। ऑयल इज बिकमिंग ए रियल बैटल ग्राउंड। अब वो मिसाइल और बॉम्ब की जगह, क्योंकि हुर्मुज चौक हो गया है, तो तेल के दाम जो हैं वो पूरा फोकस हो गया है। सेकेंडरी सैंक्शन मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक कर्सन। ईरान वांट्स टू रिमूव पेनल्टीज ताकि वो ट्रेडिंग कर सके अपने दोस्तों के साथ। दूसरी तरफ जो यूएस है उनकी मजबूरी ये है कि ग्लोबल ट्रेड में जो अलाइनमेंट है उसको वो कैसे करें, क्योंकि एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड इकोनॉमिक कंडीशन। अब क्या करें, ट्रंप साहब के लिए बात समझ में नहीं आ रही। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक मुद्दा शिफ्ट हो गया है, इकोनॉमी पहले न्यूक्लियर बाद में, ये गेम पलट गया है। मिसाइल इश्यू इज रिमूव्ड एंटायरली। उन्होंने कहा मिसाइल की तो आप बात ही मत करो। हमें पता है कि अगर हमारे पास मिसाइल नहीं होगा तो कल को ईरान जो इजराइल है वो हमारे पे आक्रमण करेगा, तो इजराइल को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, अपनी मिसाइलों से ही करेंगे। आप कहते हो मिसाइल ही ना रखो, तो हम तो पूरा का पूरा जो गेम है वो तो हम इजराइल के हवाले कर देंगे। ये तो संभव नहीं, क्योंकि लीबिया में भी यही देखा गया कि पहले लीबिया को ये कहा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दीजिए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। जब लीबिया ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया तो उसके बाद लीबिया पे अटैक कर दिया गया।
नॉर्थ कोरिया इस बात को समझता है कि इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जाएगा, इसलिए उसने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया। तो कुल मिला के आज इश्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, वहां के नेताओं के ऊपर कोई भरोसा कर नहीं सकता। रही बात पैरेलल डिप्लोमेसी की, डिटरेंस की, डिप्लोमेट्स का काम है कि भाई इकोनॉमिक रिलीफ की बात करो, मिलिट्री का काम है कि गल्फ के ऊपर प्रेशर बनाए रखो। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर का काम इस समय चल रहा है। साथ में जो आपने नुकसान किया उसको आप कंपनसेट करो, और जो विक्ट्री है अब आप उसको रीडिफाइन आपको करना पड़ेगा। अमेरिका के एक जनरल का कहना बहुत क्लियर था कि अगर आप रिजीम चेंज नहीं कर पाए, यही अपने आप में ईरान की विक्ट्री है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज वही था और आप नहीं कर पाए। इनफैक्ट पहले से ज्यादा कट्टरवादी लोग इस समय ईरान के ऊपर शासन कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली लड़ाई हार चुके, क्योंकि अगर रिजीम चेंज होती तो बाकी सब चीजें लाइन अप हो जाती। अब आप वो तो कर नहीं पाए, तो बाकी चीजों का कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए ईरान डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री इज नॉट मिलिट्री बट सैंक्शंस हट गए, तेल का धंधा शुरू हो गया और रिजीम अपने हिसाब से चल रही है। ये तीनों काम अगर ईरान के हो गए तो ईरान ये लड़ाई टेक्निकली जीत गया है। अब सवाल इस बात का है कि इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, कुल मिला के उनका कहना यह है कि जो IRCG है उसके अंदर आपको जब मिसाइल आप रखते हो तो मतलब रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास ताकत पूरी की पूरी है, मतलब इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी और मेटीरियल मिलिट्री रिजिडिटी, ये दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। और अमेरिका की इस समय मजबूरी क्या है, ये लड़ाई को लंबा खींचे या छोटे में चलाएं या निपटाएं। अब ईरान का कहना बहुत सिंपल है, कैन द US सस्टेन लॉन्ग टर्म सैंक्शन प्रेशर विदाउट ग्लोबल बैकलैश। आप करते रहिए ब्लॉकेड, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पिछले 47 साल से ब्लॉकेड झेल ही रहे हैं। हमें जो चाहिए होगा चाइना रशिया से हम ले लेंगे, अपने दोस्तों से ले लेंगे। आप कब तक झेलोगे? पूरी दुनिया में जो क्राइसिस हो रहा है ये आपके ऊपर प्रेशर, हम तो आपको बार बार दे रहे हैं पीस प्रपोजल, आप ही नहीं मान रहे हो, आप ही अटके हुए हो, तो दबाव किस पे बढ़ेगा? अमेरिका पे। ये खेल अब इस समय ईरान खेल रहा है। सो ट्रांजिशन टू ए लॉन्ग वॉर मॉडल, स्लो बर्न इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, ये मॉडल हो गया कि साहब आप जैसे रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की वॉर 5वें साल में एंटर हुई। अब स्थिति ये है कि 5 साल के अंदर कौन बर्बाद हुआ? खैर यूक्रेन तो खत्म ही हो गए, लेकिन अरबों डॉलर यूरोप और अमेरिका के जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली रशिया को फायदा यह हुआ कि जो $60 का तेल था वो $120 में बिक रहा है। अब ये खेल हमें देखना होगा। इसके अलावा ऑयल प्राइसिंग शॉक, करेंसी रीअलाइनमेंट, ट्रेड रूट लिवरेजेस एंड सैंक्शन इवेजन, ये सारी चीजें इस समय खेल चल रहा है। स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशन हम क्या कर सकते हैं? इट इज नॉट ए डीएस्केलेशन, इट इज ए बैटलफील्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लड़ाई ईरान भी खत्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि अब मिलिट्री से हटके इकोनॉमी वॉरफेयर पे आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो लिवरेज है वो ईरान का बेहतर है। तो पहले क्या था, आप आक्रमण करते थे, अब सैंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। आपने नेवल क्लैश किया, हमने आपके ऑयल रूट जाम कर दिए। आपने मिलिट्री एस्केलेशन किया, हमने फाइनेंशियल सिस्टम्स को डाइवर्ट करना, डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया। आपने टेरिटरी पे कब्जा किया, हमने ट्रेड फ्लो पे कब्जा किया। अब ये खेल जो है वो दुनिया का इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसीलिए अब भारत को क्या करना होगा, इस पे जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी रिस्क। अब तेल के दाम बढ़ रहे हैं, एक ही दिन में 48% कमर्शियल LPG के रेट सरकार को बढ़ाने पड़े। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 10 से 12 रुपए आपको पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने होंगे, अदरवाइज अंडर रिकवरी बहुत ज्यादा है। 4.5 लाख करोड़ की सब्सिडी बन जाएगी इस बार सिर्फ फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम को लेकर। पेमेंट सिस्टम शिफ्ट नॉन डॉलर की तरफ शिफ्ट होगा। प्रेशर टू चूज साइड्स इन सैंक्शंस, ये भारत के ऊपर मजबूरी है। ईरान का साथ दें, इजराइल का साथ दें, ब्रिक्स का साथ दें जिसमें रशिया चाइना है, या अमेरिका का साथ दें। इस समय भारत की जो डिप्लोमेसी है वो सीरियस क्राइसिस में है, क्योंकि इतने सारे प्रेशर हैं, हम सबसे दोस्ती रखना चाह रहे हैं लेकिन वो संभव नहीं है। अब आपको साइड लेना पड़ेगा,
और अगर आप आइसोलेटेड रहते हैं तो इंटरनेशनल फोरम में आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको कोई नहीं बोल रहा है मीडिएशन के लिए। अमेरिका आपको नहीं इन्वॉल्व कर रहा, चाइना रशिया आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ईरान आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दुनिया भी यही कहेगी कि भारत का स्टैंड सिर्फ सेल्फ मोटिव है, उनका ग्लोबल स्टैंड नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ चाबार एंड कनेक्टिविटी, ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ईरान को भी एतराज नहीं है क्योंकि भारत इन्वेस्ट कर रहा है और भारत के लिए भी कमर्शियल बेनिफिट है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो 14 पॉइंट प्रोग्राम जो ईरान ने दिया है अमेरिका को, इट इज मोर ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड बार्गेन फ्रेमवर्क वेयर ईरान सिक्योर्स इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिलीफ अपफ्रंट। पहले गारंटी दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। डेफर बिगेस्ट कंसेशन दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले आप हमें ढंग से जीने दो, बंदूक हटाओ, फिर तमीज से बात करेंगे। और हुर्मुज इज ए बिगेस्ट लिवरेज। कहने का मतलब ये है, ईरान का जो मॉडल है वो बहुत क्लियर ही हो गया है। वी वोंट, हम आपसे लड़ाई में नहीं जीत सकते, लेकिन हम आपको इकोनॉमिकली बर्बाद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ग्लोबल डिप्लोमेसी में और मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो आने वाले समय में छोटे देश भी, अगर उनके पास लिवरेज है, जैसे यमन में हूती छोटा सा ग्रुप है, लेकिन पूरा का पूरा रेड सी का मूवमेंट कंट्रोल करता है। ईरान पूरा का पूरा हॉर्मुज कंट्रोल करता है। तो जो चोक पॉइंट्स है, दुनिया में करीब 7 चोक पॉइंट्स हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? अगर उस पर फोकस करें तो दुनिया में आपको पता लगेगा कि अगर लड़ाई हुई तो कब कहां क्या खेल हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। ईरान के 14 पॉइंट का जो प्लान है उसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।